अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 9 बायोलॉजी के एक और न्यू चैप्टर के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस चैप्टर का आगाज़ करने वाले हैं वो है हमारे पास सेल साइकिल। ये जो सेल साइकिल है ये हमें बताता है कि सेल किस तरह से ग्रो करता है। मतलब कि पहले एक कॉन्सेप्ट ये आता था कि सेल्स जो हैं वो खुद ब खुद वजूद में आ जाते हैं। फिर पता चला कि नहीं, असल में हमारे पास पहले से कुछ सेल्स मौजूद होते हैं। वो सेल्स बड़े होते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो सेल्स डिवाइड हो जाते हैं। जब डिवाइड होंगे छोटे सेल्स बनेंगे। फिर वही सेल्स जो हैं दोबारा से बड़े होंगे, दोबारा से डिवाइड होंगे। तो ये जो सेल का पूरा लाइफ है ये जो है सेल साइकिल कहलवाता है। तो सेल साइकिल को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले जिस टॉपिक का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है और वो इम्पोर्टेंट भी है वो है क्रोमोसोम्स। तो पहले क्रोमोसोम उसके स्ट्रक्चर फंक्शन को डिस्कस किया जाएगा, फिर सेल साइकिल के टॉपिक को जो है डिस्कस किया जाएगा। सेल साइकिल के अंदर हमारे पास ये पूरा साइकिल आ जाता है, इसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम का लफ्ज़ कैसे वजूद में आया, किस तरह से इसकी डिस्कवरी, ये सारी चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। एक जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाले एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था वाल्टर फ्लेमिंग। एम्ब्रियोलॉजिस्ट का मतलब ये होता है कि एक जो जानदार है जो अभी डेवलप हो रहा है उसकी अर्ली शक्ल जो है वो एम्ब्रियो कहलवाती है। एक जानदार अपनी अर्ली फार्म के अंदर एम्ब्रियो कहलवा रहा होता है और जो एम्ब्रियो की स्टडी करता है उसे एम्ब्रियोलॉजिस्ट कहा जाता है। अब एम्ब्रियो एक ऑर्गेनिज्म जो अभी डेवलप हो रहा है, लाजमी जब ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा होता है तो उसके सेल्स जो हैं वो डिवाइड बहुत तेज़ी से हो रहे होते हैं। तो ये उनके डिवाइडिंग सेल्स को ऑब्जर्व कर रहे थे। जब ये एक ऑर्गेनिज्म जिसका नाम सेलमेंडर आता है, सेलमेंडर के डिवाइडिंग सेल्स को ऑब्जर्व कर रहे थे तो सेलमेंडर के सेल्स के अंदर उन्हें कुछ चीज़ नज़र आ गई। सेलमेंडर के सेल्स के अंदर उन्हें एक चीज़ नज़र आ गई जिसे उन्होंने क्रोमोसोम कहा, जो कि ज़्यादा डार्क था बाकी ऑर्गेनल्स के मुकाबले में। असल में क्रोमोसोम इन्होंने इस वजह से इसका नाम दिया क्योंकि ये सेल के अंदर कलर नज़र आ रहे थे। सेल के अंदर बीच में कोई चीज़ धागों की तरह बहुत कलर नज़र आ रही थी, तो इन्हें वो चीज़ दिख गई, तो उन्होंने इसका नाम क्रोमोसोम रखा। वजह ये क्योंकि ये रंगीन नज़र आ रहे थे। फिर कहा जाता है कि आज के दौर के अंदर ये जो क्रोमोसोम का लफ्ज़ है ये मिसनोमर है। मिसनोमर का मतलब होता है मिसमैचिंग, क्योंकि इन्होंने नाम दे दिया क्रोमोसोम। क्रोमा का मतलब होता है कलर्ड, जोम का मतलब है बॉडी। क्योंकि ये उन्हें कलर्ड नज़र आए थे इन्होंने इस वजह से कलर्ड बॉडी नाम रख दिया। लेकिन दरअसल बाद में पता चला कि ये कलर लेस होते हैं, ये कलर्ड नहीं होती। तो अगर ये कलर लेस हैं तो उस टाइम पर ये कलर्ड क्यों नज़र आए? तो इसकी वजह ये है कि जब भी हम लोग बायोलॉजी के अंदर सेल्स को देखना चाहते हैं, सेल वैसे कलरलेस है ज़्यादातर, सेल्स को देखने के लिए हमें कुछ कलर्स लगाने पड़ते हैं। सेल पर अलग कलर होगा, न्यूक्लियस पर अलग कलर होगा, तो उस कलर की वजह से वो चीज़ हमें ज़्यादा आसानी से विजिबल हो जाती है। तो जब ये सेलमेंडर एक एनिमल जो कि फ्रॉग के जैसा होता है उसके लार्वे को देख रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने उस पर कलर लगा दिया था जिसका नाम है परकिंस एनीलाइन, जो कि कुछ पिंक के जैसा कलर होता है। क्योंकि वो कलर क्रोमोसोम पर लग गया था इस वजह से क्रोमोसोम नज़र भी आ गए थे और कलर्ड भी नज़र आ रहे थे। आज के दौर में ये वाला एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ये धागों का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। मिसाल ये धागे ये आपस में से बहुत ज़्यादा जुड़ करके इस तरह से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना रही हैं। तो क्रोमोसोम ये धागों का बना हुआ कुछ स्ट्रक्चर है और इसके अंदर ये जो धागे होते हैं ये दरअसल हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है जिसे हम डीएनए कह रहे होते हैं। तो ये डीएनए के धागे जो क्रोमोसोम में मौजूद होते हैं। क्रोमोसोम के बाद से यही बात बयान की जा रही है कि थ्रेड के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पर नज़र आते हैं। जब सेल डिवाइड होता है तभी क्रोमोसोम बनते हैं। इससे पहले ये धागे सेल में बहुत ही बारीक से धागे फैले हुए होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो उस दौरान ये नज़र भी नहीं आ पाते। लेकिन जब सेल डिवाइड होगा ये धागे एक दूसरे के बहुत करीब आएंगे और करीब आकर के मोटे स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। इसी वजह से ये हमें नज़र आ जाते हैं और हर जानदार के अंदर ये अपना एक ख़ास नंबर बनाते हैं, अपनी ख़ास तादाद बनाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे अंदर इनका जो तादाद रहता है वो 46 रहता है और इनके बारे में कहा जा रहा है कि इसकी जो पतले धागे होते हैं वो क्रोमेटिन मटेरियल होता है जो न्यूक्लियस में पड़ा होता है। अब इन क्रोमोसोम का हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हमने कहा क्रोमोसोम हमारे पास ये जो इसके धागे हैं ये डीएनए के बने हुए हैं। हमारा डीएनए हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और वो जो चीज़ डीएनए में है जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करती है उसे हम जीन्स कह रहे होते हैं। मतलब ये एक डीएनए का धागा है। अब इस डीएनए के धागे में एक छोटा सा टुकड़ा हो सकता है जिसके पास इंफॉर्मेशन हो सकती है हमारी बॉडी में, मिसाल किसी एंजाइम को बनाने के लिए, किसी प्रोटीन को बनाने के लिए। तो ये वाला पर्टिकुलर टुकड़ा जो डीएनए का है ये हमारे पास जीन कहलवाएगा। जीन दरअसल डीएनए का ही टुकड़ा होता है।
तो जब डीएनए ट्रांसफ़र होता है पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग के अंदर, तो मतलब उनके जो कैरेक्टर्स हैं जीन की सूरत में वो भी आगे ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। तो क्रोमोसोम डीएनए का और साथ में एक प्रोटीन होता है जिसे हिस्टोन कहा जाता है, ये इन दोनों चीज़ों का जुड़ा हुआ होता है। दरअसल डीएनए का जो धागा होता है उसे मजबूती के साथ हिस्टोन प्रोटीन जोड़े हुए होता है, और सिर्फ हमें ये सेल डिवीजन के टाइम पर नज़र आएंगे और उस दौरान वो रोड शेप के हमें दिखते हैं। हो सकता है इसकी ये दो बाजू इस तरह से हो, दो बाजू इस तरह से मौजूद हो, और बीच की एक जगह होगी जो कि सिकुड़ी हुई जगह होगी जो सेंट्रोमेयर कहलवाती है। मज़ीद लिखा हुआ है क्रोमोसोम्स की मुख्तलिफ किस्में हो सकती हैं और वो डिपेंड करता है कि सेंट्रोमियर कहाँ पर मौजूद है। अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में मौजूद है और दो बाजू बिल्कुल बराबर हैं तो इस किस्म के क्रोमोसोम को मेटासेंट्रिक कहा जाएगा, जिसके अंदर दोनों बाजू इक्वल होंगी और सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में होगा, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर सेंट्रोमियर ऊपर है मतलब कि एक बाजू छोटी है और दूसरी बाजू बड़ी है तो इसके कहा जाएगा सब मेटासेंट्रिक। इसी तरह से एक बाजू बहुत बड़ी और एक बाजू बहुत छोटी है, बीच में सेंट्रोमियर यहाँ पर मौजूद है, इसे एक्रोसेंट्रिक कहा जाएगा। और एक के अंदर दूसरी बाजू मौजूद ही नहीं है और सेंट्रोमियर बिल्कुल टॉप पर है, इसे टेलोसेंट्रिक कहा जाएगा। यही बात लिखी हुई क्रोमोसोम की अनइक्वल आर्म्स होंगी, इसे सब मेटासेंट्रिक कहा जाएगा। एक आर्म बड़ी होगी एक शॉर्ट होगी, और क्रोमोसोम की एक आर्म बहुत बड़ी होगी और एक आर्म बहुत छोटी होगी, इसे एक्रोसेंट्रिक या सब टेलोसेंट्रिक कहा जाएगा। सेंट्रो में सब टर्मिनल है यानी टर्मिनल रीजन के काफ़ी करीब मौजूद है, और टेलोसेंट्रिक इसके अंदर सेंट्रो में बिल्कुल ही आखिर में मौजूद होता है। हमारे अंदर इंसानों में ये टेलोसेंट्रिक मौजूद नहीं होता। अगर हम हमारे क्रोमोसोम्स देखेंगे तो वहाँ पर टेलोसेंट्रिक के बजाय बाकी किसी किस्में जो हैं वो मौजूद होती हैं। अब ये हमारे पास जो क्रोमोसोम मौजूद है इसका जो आखिरी हिस्सा होता है वो टीलोमेर कहलवाता है, और कभी कभार हो सकता है कि ये जो टीलोमेर हो ये बिल्कुल अलग हो और बीच में एक सिकुड़ी हुई जगह मौजूद हो, जिसे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहा जाएगा। कंस्ट्रक्शन मतलब सिकुड़ी हुई जगह, और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ये सेंट्रोमेर होता है। एक आर्म पी आर्म कहलवाएगी, दूसरी आर्म इसकी क्यू आर्म कहलवाएगी, और इनकी बाजुओं को जिनको हम आर्म्स कह रहे हैं हम इनको क्रोमेटिड्स भी कह सकते हैं। अब अगर एक ये क्रोमोसोम मौजूद है हमारे पास, इसकी ये आर्म और इसकी ये आर्म ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलवाएंगी। लेकिन अगर दूसरा क्रोमोसोम है इसकी ये बाजू आपस में दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलवाएंगी, लेकिन इसकी बाजू और इसकी बाजू ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलवाएंगी। मज़ीद लिखा हुआ है कि जब सेल डिवीजन स्टार्ट हो रही होती है तब क्रोमोसोम के पास जो है दो एक जैसी बाजू मौजूद होती हैं और उन्हें हम क्रोमेटिड्स या सिस्टर क्रोमेटिड्स कह रहे हैं। जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है कि एक ये बाजू है और एक ये बाजू इस तरह से, तो इस बाजू के बिल्कुल आइडेंटिकल बाजू जो है मौजूद हैं, ये एक दूसरे की सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलवाएंगी। जो इन्फॉर्मेशन इसके पास है वही इन्फॉर्मेशन इसके पास मौजूद होगी। अब यहाँ पर बयान किया जा रहा है फॉर्मेशन ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम किस तरह से बनता है। तो होता ये है कि शुरू के अंदर डीएनए का एक मॉलिक्यूल मौजूद होता है। ये डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है ये एक प्रोटीन के साथ जुड़ता है। मिसाल ये डीएनए का धागा है, ये एक प्रोटीन के साथ जुड़ता है जिसे हिस्टोन प्रोटीन कहा जाता है। ये हिस्टोन प्रोटीन जो है डीएनए के साथ जब जुड़ा होगा तब इन्हें न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। फिर ये जो न्यूक्लियोसोम होते हैं ये क्रोमेटिन फाइबर को बनाते हैं, और फिर क्रोमेटिन फाइबर से आगे चल करके जुड़ करके क्रोमेटिन नेटवर्क को बनाती हैं। ये क्रोमेटिन नेटवर्क जो है आगे चल करके क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। यही बात लिखी हुई, जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है ये और ज़्यादा कंडेंस हो जाता है और उस दौरान जो है फिर दिखने वाले स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिन्हें क्रोमोसोम्स कहा जा रहा है। और ये जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होगा ये सेल साइकिल के दौरान बदलता रहता है, मतलब कि सेल साइकिल के शुरू के हिस्से के अंदर क्रोमोसोम नहीं होंगे, फिर सेल साइकिल के दौरान ये फॉर्मेशन की हो जाती है जब सेल डिवीजन हो रही होती है। जब सेल साइकिल होती है, सेल साइकिल के नतीजे में क्रोमेटिन मटेरियल हमारा बढ़ जाता है, डबल हो जाता है। असल में हमारा डीएनए डबल हो जाता है। फिर जो डीएनए डबल हुआ है वो कट हो जाएगा, टूट जाएगा, और इस तरह से जब दो सेल्स बनेंगे, मिसाल के तौर पर एक सेल था उसमें एक डीएनए मौजूद था, जब डीएनए डबल हुआ दो डीएनए बन गए। अब जब सेल डिवाइड होगा दोनों सेल्स के अंदर बराबर डीएनए पहुँचेगा, तो इस तरह से दोनों सेल्स जो हैं आगे ज़िंदा रह पाएंगे। इस तरह से सेल्स के बढ़ने के साथ साथ डीएनए भी बढ़ता है। मज़ीद लिखा हुआ है कि सेल डिवीजन कभी कभार जेनेटिक डाइवर्सिटी भी लाता है। सेल डिवीजन के दौरान चेंजेस भी आ जाते हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे, जिस वजह से ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से अलग दिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सेल साइकिल वाले पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।